हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो इज़ ए बैच लॉन्चिंग वीडियो एंड दिस बैच का नाम है रैंकर्स बैच बाय टीम कॉम्पिटिशन। तो रैंकर्स RBC, तो RBC बैच बोलेंगे इसको शॉर्ट में। और ये JEE 2025 वाले बच्चों के लिए मेंस एंड एडवांस जो देने वाले हैं, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने ये बैच चलाया था जिसमें केवल ऑफलाइन वर्जन चलाया था। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन वर्जन एज वेल। तो हम ये बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में रन करेंगे। जिस बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, और जो ऑफलाइन में जयपुर सेंटर पे आना चाहता है, मतलब ऑफलाइन हमारा सेंटर कहाँ पे, वी हैव सेंटर ओनली एट जयपुर। तो जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। अब मैं इसको मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। रैंकर्स बैच का मतलब क्या है कि इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो भी बच्चा 30,000 CRL, मतलब 2024 में जिसका भी 30,000 CRL के अंदर अंदर आया होगा, ठीक है, मेंस में या एडवांस में किसी में भी, केवल वही बच्चे इस बैच के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि इस बैच को स्ट्रक्चर ही हमने उन बच्चों के लिए किया है जिन्होंने एक बार कोर्स कर रखा है। अगर कोई बच्चा दोबारा से पूरा कोर्स करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये बैच बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जैसे नाम में ही रैंकर्स है, तो कोशिश की जाएगी कि जो बच्चे का पोटेंशियल है वो पूरा निकल के बाहर आए। मतलब अगर कोई बच्चा मान लिया 15,000 रैंक पे है और वो ड्रॉप ले रहा है, तो ऑफकोर्स उसका ये तो मोटिवेशन नहीं होगा कि यार मेरी 10,000 रैंक आ जाए, अगली बार तो मज़ा आ जाए, ऐसा तो ना होगा। जो 15,000 रैंक पे वो ऑफकोर्स ये सोचेगा 500 के अंदर आ जाऊँ ताकि मैं मेन IIT में CS जैसी चीज़ ले पाऊँ। ये उसका होगा, तभी वो ड्रॉप लेगा, तभी वो एक साल इन्वेस्ट करेगा। तो फिर ऐसे बच्चे के लिए जो ऐसे ग्रुप होगा, उसमें जो पढ़ाई का जो जिसे बोलते हैं ना कि पिच होगी, वो काफ़ी उछाल भरी होगी। तो काफ़ी इसमें जैसे बोलते हैं थ्योरी तो ऐसा सच पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने 10-15 हज़ार रैंक लेके आया होगा उसका थ्योरी तो वैसे ही क्लियर हो। उसको दोबारा थ्योरी पढ़ाने का मतलब है उसका काफ़ी टाइम वेस्ट करा। तो इसका मैं एक बहुत छोटा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकता हूँ कि मान लिया किसी बच्चे की मान लिया 10,000, 15,000, 16,000 ऐसे रैंक आई 2024 में, और वो ड्रॉप ले रहा है। तो उसकी प्रिपरेशन में ऐसे हो सकता है कि मान लिया ये JEE मेन का हर्डल है, ये ठीक है, जिसको उसे क्रॉस करना है। इस लेवल का हमें नॉलेज चाहिए JEE मेन क्रॉस करने के लिए। और ये हो गया हमारा मान लिया JEE एडवांस का हर्डल। इस लेवल का नॉलेज चाहिए हमें एडवांस के। तो ऑफकोर्स एडवांस टफ है तो थोड़ा सा हर्डल ऊंचा है। तो यहाँ पे कोई बंदा ऐसे आ रहा होगा तो मेंस के लिए उसे इतना जंप करना पड़ेगा, एडवांस के लिए उसे इतना जंप करना पड़ेगा, ठीक। अब ऐसे हो सकता है कि किसी बच्चे का ऐसा भी हो सकता है एक सब्जेक्ट वीक हो, ये ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब उसे पूरा ही शुरू से पढ़ना है, तो दिस बैच इज़ नॉट फॉर यू। फिर तो आप प्रॉपर जो नॉर्मल बैच हमारा चलता है, प्रवीण जिसको बोलते हैं, उसमें पढ़िए तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम इसमें बार लगा रहे हैं तो कुछ बच्चों को रोक रहे हैं। ये उन्हीं की भलाई के लिए है कि इस बैच का जो स्ट्रक्चर होगा, ये बैच जैसे रन होगा, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल होगा। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो भी 10,000 मतलब 8,000 रैंक, ऐसा भी हो सकता है 8,000 बच्चा रैंक वाला बच्चा है, 6,000 रैंक वाला बच्चा भी सोचे कि नहीं मेरे को तो CS ही चाहिए अच्छे वाले को, तो वो भी ड्रॉप ले। ऐसे लास्ट ईयर भी हमारे पास केसेस थे कि 6-7 हज़ार के बच्चे ने ड्रॉप लिया और फिर उसका बहुत अच्छा रैंक आया आगे तक के। तो अभी अगर कोई बच्चा एक साल इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक तो ये हो गया कि हमने मान लिया मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब इस साल तो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि मार्क्स में उनका एक्सपेक्टेशन था कि मेरी आराम से रैंक 4,000 आ जाएगी, और मालूम पड़ा कि जो उतने मार्क्स पे जो लास्ट ईयर 4,000 रैंक आई थी, इस बार 8,000 रैंक आई। तो उसका तो पूरा मेंटल सेटअप ही हिल गया कि पहले तो वो सोचता था मैं इस ब्रांच में जाऊँगा, अब वो मान लो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई नीची ब्रांच में जाना पड़ेगा। और ये जो ड्रॉपर्स, मतलब ये ड्रॉपर्स बैच है ऑफकोर्स। तो बच्चा 12th से मतलब 12th उसने रिसेंटली किया होगा, तो अगर उसका फर्स्ट ड्रॉप है तो दे कैन अफोर्ड टू टेक दिस थिंग, ये ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लिया हम किसी लोअर ब्रांच में चले जाएं या लोअर IIT में चले जाएं और वहाँ पे मेरे को लगे कि यार इन सब बच्चों का जो IQ है, मतलब आई डिज़र्व मच बेटर देन दिस ग्रुप जहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि 4 साल तक वो ऐसे डाउन ही फील करे, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होता है कि चलो इस बार तो मेरा बहुत ख़राब हो गया, बट मैं वहाँ जाके बहुत मेहनत करूँ और अपनी ब्रांच चेंज कर लूँ। ऐसे भी केसेस है, बट दे आर एक्सेप्शनल केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बच्चा फिर डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में इन द सेंस के नॉट क्लिनिकल डिप्रेशन, वैसे उसे अपने पे शक होने लगता है कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने निकाल दी,
ये सारे बच्चों से तो मैं बहुत अच्छा था, अगर ये इसी ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो मेरे को 4 ब्रांच ऊपर होना चाहिए था। ये जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड है वो पूरे 4 साल तक झेलता है। फिर उसके बाद जॉब लगा, मान लिया उसने मेहनत किया, तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद वो अपने पोटेंशियल की जॉब तक पहुँच पाए। तो उसकी बजाय अगर हम 1 साल यहीं इन्वेस्ट करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो सकता है कि डिग्री लेने के बाद हम 2-3 साल लगाते हैं, ऐसा हो सकता है हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें और अच्छी ब्रांच में जाएं, तो 4 साल हमारा जो मन है वो ताज़ा तरोताज़ा रहेगा, एंथुजियास्टिक रहेंगे, तो जो हमारा पोटेंशियल है उससे भी बेटर परफॉर्म करते हैं। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस का गेम है कि अगर कोई बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट है तो वो अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म करता है, और कोई मतलब खूब कॉन्फिडेंट है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट है बच्चा, तो वो अपने पोटेंशियल से और भी ऊपर पंच कर सकता है। ठीक है, तो 4 साल ये झेलने से बढ़िया कि 1 साल ड्रॉप ले लें। ये मैं उन बच्चों के लिए बोला हूँ स्पेशली कि बच्चे को तो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, बट पेरेंट्स और सोसाइटल प्रेशर यूजली क्या होता है, उसको मना करता है कि तू मत ले ड्रॉप, इस बार रैंक आई, अगली बार हो सकता है ये भी रैंक ना आए। इस तरह की चीज़ें आती हैं, उनको क्लैरिफाई करने के। अब इस बैच का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बच्चा ऐसे हो सकता है कि उसका चैप्टर 1 यहाँ पे हो, चैप्टर 2 यहाँ पे हो, चैप्टर 3 यहाँ पे हो, चैप्टर 4 यहाँ पे हो, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ ये, ठीक है, ऐसे करके मान लिया उसके पूरे जो भी 25 चैप्टर है वो ऐसे हो गए, ये ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये जो लाइंस है वो ऐसे बड़ी बड़ी ही हैं, ठीक है, ऐसे हो गया, मतलब ऐसे करके एंड सो ऑन। ऐसी लाइन कोई नहीं है कि इस लेवल यहाँ पे हो, ये ठीक है, या इक्का दुक्का लाइन है बस। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो उसका चैप्टर है वो मेंस लेवल से अच्छा तैयार है, मतलब मेंस के भी तो उसे चिंता नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके एडवांस के क्वेश्चनों की उसको एडवांस का लेवल क्रॉस करना है इस चैप्टर में, ये ठीक है। सेकंड वाला चैप्टर उसका परफेक्टली फाइन है एडवांस और मेंस के लेवल के दोनों के हिसाब से, बस उसे क्या है कि एडवांस की और अच्छे क्वेश्चनों की कुछ प्रैक्टिस रखनी है ताकि वो टच में रहे, और अगर और डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो ही शुड बी एबल टू हैंडल इट, ये ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला जो है इसमें अगेन मेंस की ढंग से तैयारी कर रखी है तो एडवांस की प्रैक्टिस करेगा। ये वाला जो चैप्टर है उसमें उसने थ्योरी पढ़ रखी है बट प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है, तो वो पहले मेंस के लेवल की भी क्वेश्चन करे, मेंस लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेगा ताकि इसके ऊपर जा पाए, इस बार के ऊपर जा पाए और ये भी कर पाए। अब ऐसा बच्चा अगर बिल्कुल मान लिया 0 से स्टार्ट करे, ये ठीक है, हर चैप्टर को 0 से स्टार्ट करे, तो जो उसके ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, जो उसने ऑलरेडी 2 साल काम कर रखा है, उसने वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर वो कहीं पे भी किसी भी नॉर्मल कोचिंग में पढ़ेगा, वहाँ तो उसके बैच में वो भी बच्चा बैठा होगा जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसको पढ़ाने के लिए तो जो टीचर होगा वो मतलब भले ही 13 में बोले कि बिल्कुल 0 से नहीं पढ़ाएंगे, तो भी थोड़ा सा ऊपर से पढ़ाएंगे, तो हो सकता है उसका टीचर यहाँ से स्टार्ट करे हर चैप्टर। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे हाईली इनएफिशिएंट वे ऑफ स्टडिंग ऐसे बच्चे के लिए, मतलब जो उसने काम कर रखा है उसे तो उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए ना। मतलब अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है मान लिया 10 मंजिल की और हमने 5 मंजिल खींच रखा है मतलब बना रखा है, तो उसी के ऊपर 5 मंजिल बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हम 5 मंजिल पहले पूरा रेज कर दें मतलब मिटा दें, फिर दोबारा ज़मीन से उठा के बनाएं। तो उसमें क्योंकि टाइम लिमिटेड है, अगर हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता तो दिस वुड हैव बीन जस्टिफाइड। टाइम तो अभी से लेके दिसंबर तक ही है, फिर मेंस वन आ जाएगा, मेंस वन में सबसे कम कंपटीशन है, वहाँ अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद क्या होगा कि जो अगले 6 महीने वो हमारे फ्रूटफुली यूज़ हो पाएंगे अगर हम पहले मेंस से टेंशन फ्री हो जाए, मतलब वहाँ पे एक ऐसे ही परसेंटाइल आ जाए हमारी 99.7 99.8 के ऊपर कि हम उससे मेंस से टेंशन फ्री हो जाए। फिर जो अगला 6 महीना है उसको बिना किसी बाधा के, बिना किसी हर्डल के हम पूरा एडवांस को डिवोट कर पाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन 6 महीने में एक बच्चा अगर यहाँ से वापस कर रहा है तो काफ़ी, तो जिसे बोलते हैं ना डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया। पहले वो यहाँ तक कर रहा था, वो पढ़ के वापस यहाँ तक हुआ, ये ठीक है, इस लेवल तक वापस लेके आया वो, मतलब पढ़ने के टर्म्स में। अब पढ़ने में उसका टाइम तो इन्वेस्ट हुआ होगा ना, तो मतलब जो उसके पास स्ट्रेंथ था, जो बाकी लोगों से वो आगे था, वो जानबूझ के पीछे आ गया। मतलब ऐसे कि एक रेस है, 4 लोग यहाँ खड़े, एक बच्चा ऑलरेडी यहाँ खड़ा है, अब उन्हें दौड़ना है, तो अक्लमंदी तो ये कि यहीं से दौड़ना चालू करे। अब ये क्या कर रहा है, जो ऐसे बैच में पढ़ रहा है वो वापस पहले यहीं पे आकर सबके साथ दौड़ रहा है। तो आई थिंक वैसे भी जो जिन बच्चों के लिए बैच है ऑफकोर्स उनका आईक्यू ठीक ठाक होगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इस वाले बैच में कि बच्चा अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाए, और इसमें जैसे मैंने बोला ना कि ये जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 10 कुछ ऐसे हो गया, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी ये सारी लाइनें बड़ी बड़ी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लाइनें तो बड़ी हैं और बाकी सब ऐसी छोटी। समझ में आ गया होगा, ऐसे बच्चे के लिए तो नॉर्मल बैच ही है। तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी। आरबीसी बैच स्टार्टिंग डेट 24 जून 2024 है। तो अच्छा, ये वाला बैच हम एक ही बार चालू करेंगे। ऑफकोर्स कुछ बच्चे ऐसा भी होगा कि वो राउंड 1 के बाद
काउंसलिंग के राउंड 1 के बाद आएंगे, कुछ बंदे ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद आए। तो जो बच्चा काउंसलिंग का वेट कर रहा है उसका मतलब क्या है, उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी खासी है। और इसमें ये जो हमने शेड्यूल बनाया वो एग्जैक्टली दिसंबर तक पूरा पैक्ड है। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम इसके 1 महीने बाद और स्टार्ट करें तो वहाँ पे भी हम एडजस्ट कर लें। अगर कोई बच्चा 1 महीने बाद आ रहा है तो उसको वहीं से ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ से पढ़ाया जा रहा है। जो उसके 1-2 चैप्टर निकले होंगे उसे वो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो बाद में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कोई हो सकता है कि कहीं ट्राई कर रहा हो, या कोई ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जगह पे उसको पेरेंट्स को कन्विंस करने में टाइम लग गया, ऐसा भी हो सकता है। कोर्स की जो फीस है वो अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 30,000 CRL रैंक, मेंस में हो या एडवांस में हो, दोनों में ही चलेगा। अच्छा, वैसे आइडियली तो मैं ये बोलूँ कि ये जो बैच है ये उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक 15,000 के अंदर अंदर आया है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट हमने 30,000 इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चों के साथ हो सकता है कि कुछ पंगा हो गया हो, ठीक है। जैसे 27 की शिफ्ट था मेंस वाली, उसमें कुछ बच्चों के साथ पंगा हो गया। तो अगर ऐसी जगह फंस गया हो तो वो क्वेश्चन लेने के लिए हमने इसको 30,000 तक रिलैक्स कर दिया है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर किसी का 25-25 हज़ार रैंक आ रहा है और उसको थ्योरी क्लियर नहीं है बहुत सारे चैप्टर में, तो उसे नॉर्मल बैच में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस बैच में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम ऐसा है कि आप बार बार स्विच नहीं कर सकते। हमने ये बैच स्टार्ट किया, फिर 1 महीने बाद पता लगा यार ये तो मेरे लिए नहीं है, यहाँ तो बहुत फास्ट चीज़ें जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, फिर वो कूद के नॉर्मल बैच में जाए तो उसका एक टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे IIT वाले करते हैं ना कि एडवांस में है तो 10-15 हज़ार सी, बट वो निकालते 2 लाख बच्चे तक है, ताकि वो किसी के साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हुआ हो तो उसको भी वो इंक्लूड कर पाए, ठीक है। ओके, फैकल्टीज़ में नीरज सैनी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ABJ सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, ALK सर ऑफकोर्स बची हुई केमिस्ट्री, एंड माई सेल्फ विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। रेगुलर क्लासेस जो हमने शेड्यूल बनाए क्लासेस का, क्लास तो होगी ऑफकोर्स, थ्योरी भले ही ना पढ़ाए, हल्का फुल्का ब्रशअप हो गया, क्वेश्चन हो गया, अच्छे क्वेश्चन हो गए, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन हो गए जो आने ही चाहिए हर चैप्टर में, वो सब के लिए हम क्लासेस तो लेंगे डेफिनेटली। तो वो 29 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। जो 24 से स्टार्ट हो रहा है, 24 जून से 29 दिसंबर तक एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे, 27 वीक हो जाएंगे, 27 वीक हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि जो अपना पूरा सिलेबस है उसको 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 25 पार्ट मतलब 25 चैप्टर, 25 चैप्टर मतलब 25 वीक में हम फिनिश करेंगे, हर वीक में एक चैप्टर, ठीक है। और जो इस बैच का एक्सेस रहेगा, मतलब जो ऑनलाइन आएगा ऑफ कोर्स उसको जो रेगुलर प्रवीण के जितने भी फीचर्स हैं वो सब तो दिए ही जाएंगे ये, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा एक चैप्टर पढ़ना चाहे जो उसका 0 लेवल पे, यहाँ तो पढ़ाया नहीं जाएगा 0 लेवल से, तो उसको हम ऑनलाइन बैच अपने बैच का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देंगे कि वो वहाँ से पढ़ के अपना अच्छा कर सकता है। तो वो जो बैच का एक्सेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बच्चों को मिलेगा। और वो बैच का एक्सेस कब तक रहेगा, जब तक JEE एडवांस 2025 ना हो जाए, ये ठीक है। जब वो कंडक्ट हो जाएगा तब तक उसके पास एक्सेस रहेगा। क्लासेस भले ही दिसंबर के लास्ट तक खत्म हो जाए, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि क्लासेस खत्म होगी तब ने बोला था बाय बाय, क्योंकि ये रैंकर्स बैच है तो इसमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होगा। मैं अभी से बता देता हूँ कि लास्ट ईयर भी हमने चलाया था, कुछ बच्चे एंथुजियाज्म में आ गए कि हाँ हम तो कर लेंगे, हम तो बहुत आता है, बट वो 1-2 हफ्ते बाद ही उन्हें हीट फील होनी चालू हो गई कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो रहा है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कराई जा रही है। तो इसका पर्पज़ ये है कि ये स्ट्रेंथ वाला बच्चा ही इसको झेल सकता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब फीस की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी का रैंक 5,000 से कम आया है CRL मेंस में या एडवांस में, दोनों ही चलेगा, तो उसकी ऑनलाइन वाली फ़ीस 4,950 है ये, ठीक है, 4,950 उसकी फ़ीस होगी। ऑफलाइन पे अगर वो जयपुर में आता है तो 5100 रुपये फ़ीस है। ऑफकोर्स ऑफलाइन में उसके रहने खाने का खर्चा अलग से उसे देना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो अगर वो घर से पढ़ रहा है तो रहने खाने का कोई खर्चा नहीं, केवल यही चीज़ होगी। और ऑफलाइन में ये फ़ीस होगी ट्यूशन फ़ीस जो हमें देगा, रहने खाने के वो कहीं पे भी करेगा अपना इंतजाम अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है। फिर 5,001 से अगर 10,000 तक रैंक है तो ये 9900 है ऑनलाइन, और ऑफलाइन में 1100 रुपये। 10,000 से 20,000 तक है तो ऑनलाइन में फ़ीस है 19,800, ऑफलाइन में है 21,000, ठीक है। एंड लास्ट हो गया 20,000 से 30,000 तक 24,750, और यहाँ पे फ़ीस हो जाएगी 31,000, ठीक है। ये फ़ीस हो गया। अब देख लो इसको, अगर आराम से एनालिसिस करना है तो पॉज करके यू कैन स्टडी। ओके, नेक्स्ट कुछ नोट्स हैं। सबसे पहले ये फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल, मतलब हम इसमें वो बच्चा नहीं चाहते कि मैं लूँ ना लूँ, फिर 1 महीने बाद उसका जैसी मेहनत का
दबाव पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं ले रहा इसमें। तो फ़ी इन नॉन रिफंडेबल, मतलब अच्छा खासा सोच के आओ। व्हेन यू आर 100% कन्विंस देन ओनली यू शुड जॉइन योर बैच। अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि लूँ या ना लूँ तो मैं बता रहा हूँ, मत लो, ठीक है। सेकेंड इज स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी इंटायर सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच, ये ठीक है, शुड नॉट जॉइन दिस बैच। ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ऐसे बच्चों के लिए है ही नहीं। कैसे इस बैच को रन करेंगे वो भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कैसे बच्चों की। नोट 3 स्टूडेंट अबव CRL 30,000 के आर नॉट अलाउड। हाँ, इसका ये मतलब कि 30,000 रैंक से 30,000 में ही हमने खूब लीवे ले लिया है, मतलब खूब क्वेश्चन ले लिया है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। फिर भी कोई बच्चा जरूर आएगा कि सर मेरे को दे दो, मेरी तो 35,000 रैंक थी, मेरी तो 40,000 रैंक थी, तो आई विल से कि इसमें तो हम एडमिशन नहीं देंगे अभी, ठीक है। बट आप हमारा रेगुलर प्रवीण का बैच ज्वाइन करो, एक आध महीना पढ़ो वहाँ पे, एक आध महीना पढ़ने के बाद वहाँ पे जो टेस्ट होगा उसमें परफॉर्म करो। अगर मेरे को लगेगा कि तुम्हारा वो लेवल है कि तुम इस बैच को झेल सकते हो, ये ठीक है, तो फिर वी विल शिफ्ट यू इनटू दिस बैच, ठीक है। बट ये डिसीजन हम ही लेंगे, यू वोंट बी टेकिंग द डिसीजन। और ये ऐसा नहीं कि हम किसी को रोकने की कोशिश करें, इट इज़ इन योर बेनिफिट, क्योंकि तुम्हारा कुछ परसेप्शन होगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बट हमने 20 साल से बच्चों को देखा है, तो वी कैन जज वेरी वेल कि कौन क्या कर सकता है। अब जज करने के लिए जो मार्क्स है वो बिल्कुल सही क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया किसी की रैंक 11,000 आई, ठीक है, 2 बच्चों की रैंक 11,000 आई, तो ऐसा हो सकता है कि उनके लेवल में काफ़ी अंतर हो। एक ऐसा हो सकता है कि 11,000 रैंक लाने के लिए दोनों के मान लिया मार्क्स सेम हैं, तो इसने ट्राई तो किया हो 240 मार्क्स का, बट उसके 50 मार्क्स सिली मिस्टेक और इसकी वजह से गलत हो गए। इसने हो सकता है कि उतने के ट्राई किया हो, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया हो, तो इसको नॉलेज तो ज़्यादा है बट वो सिली मिस्टेक कर करके बहुत नीचे आ गया, तो इसका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसलिए मार्क्स ट्रू पिक्चर पेंट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए आई वुड से कि ऐसा भी हो सकता है कि 40,000 की रैंक पे एक बच्चा बैठा है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, और बाई चांस, वैसे तो देखो हमने मेंस भी कर दिया, एडवांस भी कर दिया, मेंस भी 2-2 होते हैं, तो अगर किसी का रियली में लक ख़राब है तभी ऐसा हुआ होगा उसके तीनों एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, ये ठीक है, कि कहीं पे भी वो ये क्राइटेरिया फिट ना कर पाए। इसलिए एक्सेप्शनल केसेस अगर होगा तो हम इस बैच में डायरेक्टली एंट्री तो नहीं देंगे, बट वाया प्रवीण दे देंगे अगर वो प्रवीण में अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पार्शियल ड्रॉपर कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैच। इसमें कुछ ऐसे होता है कि किसी बच्चे की ऑलरेडी रैंक अच्छी आई हुई है, मान लिया उसको CSE मिल गया इलाहाबाद में, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, बट वो ये चाहता है कि एक बार मैं IIT का जरूर ट्राई करना चाहता हूँ। तो ऐसे बच्चे का तो जो CSE इलाहाबाद का मतलब क्या है कि उसकी रैंक तो काफ़ी अच्छी आई होगी मेंस में, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब जो उसके पास टाइम इन्वेस्टमेंट है उसे बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं करना होगा, तो ही कैन ऑल्सो अटेंड दीज क्लासेज एंड दिस बैच, ठीक है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी विल बी डन। अब अच्छा कुछ ऐसे 420 बच्चे होते हैं कि जो दूसरे की आइडेंटिटी लेके इस बैच में घुसने की कोशिश करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं चोरी की विद्या से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा चोरी करके पढ़ रहा है ना कहीं से, कि उसके वीडियो चुरा के देख लिए, ये ठीक किसी का मटेरियल चुरा के देख लिया, तो अगर कोई चोर है तो उसका कभी कोई भला नहीं हुआ, मतलब मेरे हिसाब से। और ये जो कर्मा वाली चीज़ है वो उसको हिट करेगा ही करेगा। बट फिर भी जो भी इस बैच में एडमिशन लेगा, हम टाइम टू टाइम उसकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो क्लासेस होंगी वो उसमें मतलब कहीं कहीं हम जूम में तुम्हारी शक्ल भी देखेंगे तुम कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो हम बार बार चेक करेंगे ताकि कोई, जिसे बोलते हैं ना, मतलब कोई वैसा एलिमेंट इसमें ना आ जाए जो इस बैच में डिजर्व नहीं करता, ठीक है। लेट जॉइनीज आर अलाउड डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन द बैच। ऑफ कोर्स लेट जॉइनीज भी आ सकते हैं अगर सीट अवेलेबल है। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे को 99% आगे जाके ज्वाइन नहीं करना है, बस 1% थोड़ा सा ये देखना है, तो यू कैन रिजर्व योर सीट अभी। आगे अगर अवेलेबल होगा तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हाईली डिसिप्लिन एंड मस्ट ओबे ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड टास्क। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जब उनको बताते हैं कि ये करो, ठीक है, बट वो अपना दिमाग लगाएंगे, मैं ये भी करता हूँ, ये बुक करने लग गए। फिर ऐसा करने से क्या होता है, ऐसे बच्चे का इवन इफ अच्छा पोटेंशियल होते हुए वो या तो ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है या चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी रैंक बहुत ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें हाईली डिसिप्लिन्ड बच्चे ही चाहते हैं कि जो हम बोले पहले वो कंप्लीट करो। अगर हमने जो टास्क दिया आपने वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा फिर आप कुछ भी करो, ये ठीक है। वैसे 99.99% के आपके पास टाइम बचेगा ही, क्योंकि जो हम टास्क बोल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, वो इवन 80% ही कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, ये ठीक है। तो ही रैंक एकदम 500 फोड़ के ऊपर निकल जाएंगे। तो इसलिए ये भी जरूर ध्यान रखें कि कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं इस बैच में पढ़ूंगा,
बट जो आप बोल रहे हो मैं वो सब नहीं करूँगा, मैं तो अपने हिसाब से करूँगा। तो अपने हिसाब से करेगा तो घर पे बैठ के अपने आप कर, इस बैच में आने की जरूरत ही क्या है फिर, क्योंकि इस बैच में सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जब तक आप उनका फ़ायदा नहीं ले रहे, अपना दिमाग लगा रहे हो, तो फिर इस बैच में बैठने से क्या फ़ायदा होगा, फिर तो घर पे ही बैठो आराम से। ठीक है, प्रवीण बैच और आरबीसी बैच, ये मैंने बोल दिया कि प्रवीण बैच किसको लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे की रैंक मान लिया 12,000 हो, बट उसे अपने अंदर से पता है कि पता नहीं कैसे आ गई, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं थी। तो ऐसे बच्चे के लिए प्रवीण बैच चाहिए। प्रवीण बैच में आराम से पढ़ो, पूरा पढ़ो, क्योंकि मतलब ज़बरदस्ती हमें वीर नहीं बनना चाहिए कि इस बैच में आ गए, कि कोई इज्जत थोड़ा ना मिली इस बैच में। ऐसे इज्जत तो जब मिलेगी जब फाइनल आपका रैंक आएगा। ठीक है, तो अपनी नीड के हिसाब से ज़रूर डिसाइड करें, ज़बरदस्ती इस बैच में ना के बैठे, इवन इफ यू आर एलिजिबल। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल होगा, बट अगर उन्हें लगता है कि नहीं मेरे को तो एक बार पूरा सिलेबस आराम से पढ़ना है, सिस्टमैटिकली पढ़ना है, ताकि सारी चीज़ें हैफेजर्ड ना रहें, एक ही अलाइन हो जाएं, तो फिर उसके लिए प्रवीण बैच ही है। ओके, फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉल दिस नंबर tetra8 tetra021 या फिर 7410900901906908, इन पे किसी पे भी कॉल कर सकते हो। और अगर इस बैच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैं ऑफलाइन जयपुर आके पढ़ूँ इस बैच में या ऑनलाइन घर से पढ़ूँ। तो देखो ये तुम्हारी चॉइस है ऑफकोर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑफलाइन में एक छोटा सा एडवांटेज ये होगा कि जो बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट सिमिलर टाइप के बच्चे होंगे, तो उनके साथ हो सकता है कि हमारी बॉन्डिंग हो जाए, मतलब और आपस में कंपटीशन हो जाए, तो हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी रैंक बेटर हो जाए। पर इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है कि जो साथ वाला बच्चा है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई है, अगर वो मान लिया नाकारा है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपका हो सकता है रैंक और नीचे चला जाए। तो इसको तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो एडवांटेज है वो ऑन एंड एवरेज जीरो है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो अच्छा हो सकता है, बट ऐसा भी होता है कुछ कुछ बच्चे के दूसरे बच्चे का टाइम वेस्ट करा देते हैं, खुद पढ़ लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। ऑनलाइन में ऑफकोर्स अगर कोई बच्चा घर के कंफर्ट में पढ़ रहा है, पढ़ पा रहा है अगर, क्योंकि वैसे तो देखो इतनी चीज़ें ये रिग्रेस है, बहुत रिग्रेस है कि आपके पास टाइम बचेगा नहीं, मतलब यू विल बी गैस्पिंग फॉर द टाइम। तो ऐसा है नहीं कि ऑफलाइन में या ऑनलाइन में। ऑनलाइन में अगर पढ़ोगे, घर के कंफर्टेबल फूड मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोवाइडेड घर पे टाइम वेस्ट ना हो रहा है। ऐसा ना हो कि घर पे डेली रिलेटिव आ रहे हैं, ये ठीक है वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर पे पढ़ने का माहौल होना चाहिए, आपका एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप डेडिकेटेडली पढ़ पाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो होगा, देखो है ना, पूरे दिन हमें 12-13 घंटे लगाने पड़ेंगे तभी जाके चीज़ें कंप्लीट होंगी, इफ़ यू आर ए गुड IQ पीपल। ये ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का IQ थोड़ा सा स्लो है तो उसको और भी थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई खास डिफरेंस होगा नहीं। और मतलब दिस यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि घर पे कैसा माहौल है, ये ठीक है, बाहर आके कितने कंफर्टेबल हैं। कुछ बच्चों को होम सिकनेस होती है, तो ऑफलाइन में नहीं आना चाहिए जिनको होम सिकनेस है, श्योर, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपेरिमेंट। अगर एक भी वीक जाता है उसका उनका एक चैप्टर गया। ओके, इज़ इट पॉसिबल टू इम्प्रूव रैंक अ लॉट इन ड्रॉपर्स ईयर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खुद तो कन्विंस होते हैं कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि जिसने प्रिपरेशन किया उसको ईच एंड एवरीथिंग दिखाई दे रही होती है कि कैसे करेंगे, क्या क्या उसकी कमी रहेगी, वो उसको लूप होल्स पता होते हैं कि यहाँ मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, यहाँ मैंने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी, ये क्वेश्चन में छोड़ के चला गया था, तो इस बार इस तरह के क्वेश्चन भी करूँगा। तो उसको अपना मैप क्लियर होता है, जो भी 10-20-25 हज़ार या 30,000 की रैंक, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि उन्हें क्या ना क्या। बट जैसा मैंने बोला कि ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि उस बच्चे ने दिया था बट उसका नीचे चला गया, ये हो गया, वो हो गया, होता भी है डेफिनेटली। हमारे पास भी डेफिनेटली लास्ट ईयर हर तरह के एग्जाम्पल थे। मतलब मेंस में एक बच्चा था जो 20 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पे भी पहुंच गया, 98-99 में, पहले 98 फिर 99 परसेंटाइल। और ऐसा ही बच्चा है जो 95 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल पे रहा, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि 95 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल पे तो नीचे चला गया वो, क्योंकि इस बार ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे थे तो 95 परसेंटाइल पे और नीचे रैंक आई इसकी। तो ऐसे भी केसेस हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट यूजली जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है वो हाईली मोटिवेटेड होता है, ये ठीक है, जिसको ये सब कर रहा होता है, तो मैक्सिमम केसेस में रैंक इम्प्रूव ही होती है, ये ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बिना कुछ करे इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, दोबारा जैसे 2-2 साल तैयारी करके काफ़ी बच्चे पक जाते हैं, ये ठीक है, ऐसा है तो वी शुड नॉट टेक ड्रॉप। अच्छा, इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल इसी साल के रिजल्ट से दिखा देते हैं कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ये हैं हमारे JEE 2024 का ही रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ,
तुम्हें क्या समझना चाहिए कि सुकृत राणा ने मेंस में जो इनकी रैंक आई वो 55,921 आई, ये ठीक है, 56,000 के आसपास। अब ये जो 55 या 56,000 आई, ये बच्चे ने 1 साल या 2 साल तैयारी की होगी, बट फिर उसने 2 महीने बाद, केवल 2 महीने के स्पैन में वो रैंक कहाँ से कहाँ ले आया, 8,067। ठीक है, मतलब दिस इज ए वेरी अप्रिशिएबल एफर्ट। तो इसलिए लास्ट तक हमें एफर्ट मारते रहना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें बिल्ड होती जा रही हैं ब्रेन में, बट वो एक साथ अलाइन नहीं है, तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। 55,000 रैंक लाते समय भी उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें होंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें होंगी, मतलब काफ़ी नॉलेज होगी उसकी, बस वो चीज़ें अलाइन नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि मैं यार 2 साल में तो मेरा कुछ हुआ नहीं, 2 साल में तो मेरी रैंक इतनी आई, तो अब अगले 2 महीने में क्या ही हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो अगर एक बच्चा यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये ठीक है, 1/7 रैंक कर सकता है, 1/7 रैंक कर सकता है, तो जो बच्चा अभी ड्रॉप ले रहा है, जिसके पास 6 महीने हैं, ये ठीक है, मेंस के लिए, फिर अगले 6 महीने हैं एडवांस के लिए, तो वो तो वंडर्स कर सकता है अगर वो सिस्टमेटिकली पढ़े, अच्छे इकोसिस्टम में पढ़े, जहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए टूल्स उसके पास अवेलेबल हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ये ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, बच्चा इसकी देखो, इसने तो तहलका ही मचा दिया बच्चे ने, 1,96,537। ये ठीक है। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा चोट ये भी हुआ था कि जो सेंटर था वहाँ पे इसका टाइम वेस्ट हो गया। सवाई माधोपुर में जैसे सबको पता होगा कि 2024 में मेंस के एग्जामिनेशन में सेंटर पे पंगा हो गया था, टाइम कम मिला उसको। फिर भी देखो, ये रैंक आने के बाद कोई भी हतोत्साहित हो सकता है, बट नहीं, इस बच्चे ने ज़बरदस्त मेहनत की और ये 9,212 तक आ गया। इतनी ज़बरदस्त जंप, मतलब अप्रिशिएबल। अगर कोई मेरे से बोले कि सर मेरी 5,000 रैंक आई है, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि शाबाश, ये ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले ये पता नहीं चाहिए तेरा पोटेंशियल क्या है। अगर तेरा पोटेंशियल 1,200 रैंक लाने का था और तू 5,000 लेके आया तो नालायक है, ये ठीक है, 5,000 पे भी नालायकी बोलेंगे उसको। बट अगर कोई 10,000 रैंक का पोटेंशियल से मेहनत कर करके 5,000 पे आ गया, तो ऐसे ब्रावो यार, तू तो ज़बरदस्त रोल मॉडल है। तो इसलिए ये बच्चा भी रोल मॉडल है, जो बच्चा यहाँ से यहाँ तक आ गया, मेरे लिए तो रोल मॉडल है, मतलब मेरे लिए तो यही विनर है। क्योंकि जो उसने यहाँ पे जंप मारी है, इससे जो इसको कॉन्फिडेंस मिला है, वो लाइफ में आगे भी जंप मारेगा, आईआईटी के अंदर जाके भी और जंप मारेगा। हर साल हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा फ़ोन करके बताता है कि सर मेरी ब्रांच चेंज होगी, बिल्कुल नीचे की सबसे लास्ट वाली ब्रांच से पहली ब्रांच में पहुंचा है। इस बार ऐसे मेरे पास 2-3 फ़ोन आए हैं। तो वो यही चीज़ है, ये वाली जो कॉन्फिडेंस है वो आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देता है। अब ऐसे देखो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसका तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए कुछ बच्चे ले लिए हैं, और इसने 55,000 रैंक से 9,700 विद इन 2 मंथ। मतलब ये देखने वाली चीज़ है कि ये 2 महीने के अंदर ये इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बार ड्रॉप लिया फिर ले लिया। जो 2 महीने के अंदर इतना अलाइन कर सकते हैं, तो 6 महीने और 1 साल के अंदर तो बच्चा कहाँ से कहाँ पे जा सकता है, अगर वो मोटिवेटेड है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल, 50,000 रैंक से 10,000, 1/5 रैंक कर लिया इसने। बाकी लोग भी मेहनत कर ही रहे थे ना, ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। तो दीज आर एक्सेप्शनल रिजल्ट। लास्ट 56,000 से लगभग 12,000 रैंक। ठीक है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट विद इन 2 मंथ्स। दिस इज कमेंडेबल, आई वुड से। चलिए, हाँ, फीचर ऑफ द बेस्ट। देखो, अब फीचर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता होगा जब तुम्हें इस बैच में लाया जा रहा है तो वी वुड मेक श्योर कि ईच एंड एवरीथिंग इज टिक्ड, जिसे बोलते हैं, जो जो चीज़ चाहिए। बल्कि हम तो ये बोलेंगे कि जो हम बोल रहे हैं आप वो कर पाओ, यही बड़ी बात है। ये ठीक है, इतना प्रेशर होगा। तो डाउट क्लियरिंग विल बी देयर, रेगुलर टेस्ट एंड असेसमेंट होगा ऑफ कोर्स, फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल मिलेगा स्क्रीन टाइम कम करने के लिए दोनों ही को, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन है, 24/7 गाइडेंस एंड मेंटरशिप है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक बच्चा के बारे में बताता हूँ, नाम तो नहीं लूँगा उसका लास्ट ईयर 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल था। अब वो गाइडेंस कहाँ से ले रहा था, रेडिट से। 98.7 या 8 कुछ ऐसी परसेंटाइल थी। इस बार उसकी कितनी परसेंट आई, 99.0 समथिंग, 99.05। अब वो गाइडेंस कहाँ से ले रहा था, रेडिट से। तो पूरा साल उसका वेस्ट हो गया, क्योंकि रैंक घुमा फिरा के वहीं आ गई। तो अब ऐसे बच्चे के लिए तो मतलब ये तो एक वो केस हो गया जिसको मैं बोलूँगा कि बेचारे का पूरा ईयर वेस्ट हो गया। तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिस पाथ पे हम जा रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी डेविएट हो रहा है, तो जैसे थोड़ा सा डेविएट ऐसे हो गया, तो राइट पाथ अगर ये है तो 1 साल में तो बहुत दूर तक ले जाएगा हमें। मतलब गैप सबको पता है, बहुत दूर तक चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपके पास मेंटरशिप और गाइडेंस जो है
वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी उठा के कुछ भी बोला है तुम करने लगे। बहुत सारे मतलब बच्चे तो इतने भी, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि पागल होते हैं कि अपने बराबर वाले बच्चे से, मतलब जो उसके साथ ही प्रिपरेशन कर रहा है उससे मेंटरशिप ले रहा है, मतलब उसका भी क्लियर नहीं हुआ, उसे भी नहीं पता, वो भी फाइट मार रहा है और वो तुम्हें ज्ञान दे रहा है कि ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसने वो किया था, फलाने भैया ने मेरे को ये बोला। जो बच्चा ऐसे ही बोल रहा है कि फलाने भैया ने ये बोला ये बोला, और इस तरह के जो मतलब गाइडेंस दे रहे हैं, आई कैन बेट कि उसका खुद ही सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होगा वो अपनी रैंक को और बढ़ाने की और पुश करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए उसे और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टाइम। वो कहाँ से ये सब छानबीन करके टाइम वेस्ट करता फिरेगा। ठीक है, फिर इंटायर इकोसिस्टम विद कस्टमाइजेशन। ये ठीक है, नॉर्मल जगह पे कहीं पे भी आप ऑफलाइन में पढ़ोगे ऑनलाइन में पढ़ोगे, ये वाली चीज़ विल बी मिसिंग कि जहाँ मेरे को वर्क करना है उसी जगह मैं वर्क करूँ। जो अगले 6 महीने हैं जहाँ जहाँ मेरी वीकनेस है उसी पे वर्क करें, तो जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है प्लस वीकर पोर्शन भी स्ट्रेंथ हो गया तो सुपर स्ट्रेंथ हमारी बन जाएगी पूरी प्रिपरेशन में, रादर देन के स्ट्रेंथ वाले चैप्टर को भी हम 0 से 100 तक पढ़ रहे हैं और जो वीक वाला चैप्टर है उसको भी 0 से 100, तो वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो जेई प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। ओके, हाउ द बैच विल रन। इंटायर जेई सिलेबस को वी हैव डिवाइडेड इनटू 25 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 25 चैप्टर। 25 चैप्टर का मतलब क्या है कि हम 25 यूनिट बोलेंगे कि यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, और हर यूनिट के लिए 1 वीक है, मतलब हर चैप्टर के लिए 1 वीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स को हमने ऐसे क्लब किया है ताकि वो 25 इक्वल वेटेज वाले आ जाए। ठीक है, ताकि उनका वेट सेम हो। तो 25 वीक में ये फिनिश करेंगे। अब जैसा मैंने बोला कि 24 जून से 29 दिसंबर तक 27 वीक है। ठीक है, हमें 25 वीक चाहिए, तो उसमें एक तो दिवाली का चला जाएगा। ये ठीक है, दिवाली जब आएगी तो ऑफ कोर्स 1 वीक की छुट्टी मिलेंगी, तो 1 वीक तो वो चला गया। 25 वीक अपनी स्टडी का हो गया। अच्छा, लास्ट ईयर भी वैसे हमने ये किया था क्योंकि दिस इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, और कुछ कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि ये छूट गया थोड़ा सा, ये छूट गया, थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं पुराने वाला कवर कर लूँ। तो हम यूजली क्या करते हैं कि 12 या 13 वीक के बाद, मान लिया 13 वीक के बाद हमने एक बफर वीक डाल दिया। ये ठीक है, बफर वीक मतलब 1 वीक कुछ नहीं, ऐसे ही ये वीक उसके लिए कि जो 13 वीक में अगर कुछ पंगा पड़ा है, कुछ कुछ चीज़ें रह गई है जिसको तुम फाइन ट्यून करना चाहो, पॉलिश करना चाहो, तो इस वीक में हमारी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप तो इस वीक में वो सब काम कर लो, अपने पुरानी चीज़ों को सही करो जो भी इस 13 वीक में पढ़ाया जा रहा है, प्लस उसके बाद फिर 12 वीक ऐसे। तो ये जो बफर वीक आएगा वो मिडिल ऑफ द कोर्स में हमने लास्ट ईयर डाला था। इस साल मैंने ऑप्शनल इसलिए बोला है कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स। अगर मान लिया मेजॉरिटी, मतलब 99% तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे हमें जरूरत ही नहीं, आप तो पूरे ही एक साथ पढ़ा दो, तो हम ये हटा देंगे। ये ठीक है। वैसे आई वुड से कि मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे दे दो सर वो तो हो सकता है 4 वीक बाद ही बोलेंगे सर एक बफर वीक अभी दे दो। ठीक है, बट नहीं होगा, 13 वीक के मिडिल ऑफ द कोर्स में देंगे। और बाई चांस अगर सारे बच्चे बोले या सारे या मैक्सिमम बच्चे बोले कि सर जरूरत नहीं है, आप तो पूरा एक साथ पढ़ा दो, पढ़ा देंगे, फिर एक वीक पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज क्वाइट डायनेमिक ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन के मेन्स 1 की एग्जैक्ट डेट कब आती है। अगर मेन्स 1 की एग्जैक्ट डेट मान लिया 5 जनवरी आ गई, ठीक है, जनवरी के पहले वीक में आ गया, तो हम इसको पीछे पुश कर लेंगे, मतलब फिर इसको हम नवंबर के लास्ट तक ही ख़त्म कर लेंगे या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, ताकि बच्चे को लास्ट में एक रिवीजन करके डेली टेस्ट वाली जो चीज़ होती है ना, डेली तो हम टेस्ट मतलब कहीं नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे तो फिर टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। हर दूसरे तीसरे दिन पे हम खूब सारे मेंस के टेस्ट कराएंगे, तो इसलिए ये टेंटेटिव है। और इसमें जो जिसे बोलते हैं ना कि अनसर्टेनिटी वाला पार्ट क्या है, वो ये है, अनसर्टेनिटी आई वुड से कि इट वुड बी आर डायनेमिक रिस्पॉन्स, कि जैसे भी उसकी डेट आती है। अच्छा, अब एक यूनिट का मतलब क्या है कि मान लिया यूनिट एक्स हो गया, मतलब 10वां चैप्टर हो गया, तो जो 10वें वीक में पढ़ाई होगी उसमें हमने क्या किया, मंडे को फ्री कर दिया। ठीक है, हमारी तरफ से फ्री है, तुम्हारी तरफ से तो फ्री नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी तुम्हें करने के लिए टास्क हो। ट्यूसडे को फिजिक्स की एक क्लास होगी 4 बजे से 6 बजे तक। अब ये 4 से 6 मतलब 2 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें थोड़ा सा ब्रशअप होगा, बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अब ये कुछ बच्चा ये बोलेगा कि जैसे ट्यूसडे का पूरा दिन है तो 4 से 6 का एक स्लॉट आ गया, वो बोलेगा सर इससे क्या हो रहा है कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है, मतलब मैं सही से नहीं कर पाता हूँ, इसको बिल्कुल सुबह सुबह कर दो। तो वो इसलिए कि जैसे मान लिया इस क्लास में कोई भी मान लिया मैग्नेटिज्म का चैप्टर आया, तो बच्चा खुद पढ़ के आएगा ना, क्योंकि इसमें हम थ्योरी तो पढ़ा ही नहीं रहे पूरा, तो खुद भी तो ब्रशअप करेगा, खुद भी तो प्रैक्टिस करेगा जो हमने मटेरियल दिया होगा उसका, तो इसलिए शाम की तरफ रखा है। ठीक है, और अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि 6 से 8 कर दो, तो वो 4 से 6 देखो बोलने के लिए है, ये 7 भी जाता है 8 भी जाता है, तो वो क्वेश्चन रखने के लिए ना कि क्लास लंबी खींच रही है,
तो फिर रह पाए। तो इसलिए 4 से 6। अगर कोई बच्चा बोलता है कि एक तरफ होता तो हम पूरा दिन मतलब विदाउट ब्रेक के पढ़ लेते, तो आई वुड से कि कोई बात नहीं, इसके बाद का जो टाइम बचेगा, मतलब ये क्लास खत्म होने के बाद का जो टाइम बचेगा वो तुम यूज़ कर लो अगले दिन की केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर आएगा उसकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो 4 to 6 वापस अगले दिन केमिस्ट्री क्लास, अगले दिन मैथ की क्लास। अच्छा, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है कि ऑफलाइन वाला तो हमारा एज सच क्लास में चलेगा ही चलेगा, ये ठीक है। ऑफलाइन की जो क्लास होगी इसी को हम लाइव भी लेंगे ऑनलाइन में, मतलब इसी क्लास के। तो जो बच्चा इसी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है लाइव, वो ऑनलाइन से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर बच्चा ऑनलाइन में ज्वाइन नहीं कर सकता तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स हम ऑनलाइन वाले बच्चों को देंगे। तो आप इस क्लास में जो ऑफलाइन की क्लास चल रही है, क्योंकि देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन को एक साथ मर्ज नहीं करना चाहिए, दिस आई नो, बट नॉर्मल क्लास में जिसमें मान लिया 50-100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें फिर दोनों चीज़ मैनेज नहीं हो पाती कि हम ऑफलाइन वाले बच्चों को भी देख रहे हैं और इधर स्क्रीन पे ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर ये बता दो, वो मैनेज नहीं पता। बट बिकॉज दिस इज़ ए वेरी स्मॉल ग्रुप, मतलब ये जो क्लास का साइज़ होगा काफ़ी छोटा होगा, तो यहाँ ईजिली मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई नॉर्मल बैच होता तो वहाँ हम ऐसे कभी भी मर्ज नहीं करते, क्योंकि फिर वो दोनों के लिए इनएफिशिएंट हो जाता, ऑफलाइन वालों के लिए भी और ऑनलाइन वालों के लिए। बट बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये ठीक है, थोड़ी बहुत ही पॉइंट है। तो पहली बात तो इस बैंड के जो बच्चे हैं, जो इस रैंक बैंड के बच्चे, उनको डाउट ही बहुत कम आएंगे, बहुत कम डाउट आएंगे। ठीक है, प्लस जो स्मॉल ग्रुप है वो दोनों एक साथ मैनेज हो जाएगा, इसलिए हमने किया है। अदरवाइज नॉर्मली जो क्लासेस में होता है, मतलब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे चलाते हैं कि ऑफलाइन वाले को ही ट्रांसमिट कर दिया, दैट इज़ नॉट एफिशिएंट वे। बट यहाँ पे बिकॉज सेलेक्टेड बच्चे हैं और वो भी जिनकी 10-20 हज़ार के आसपास रैंक आई हो, वो तो 99% बच्चे बैठ के ऐसे सुनते रहते हैं, उन्हें तो पता होता है कि क्या चल रहा है, ये खटाखट उनके दिमाग में जा रहा होता है, इसलिए ये है। और जो बच्चा इस क्लास को मिस कर देता है उसके पास इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। फिर अगले दिन मैथमेटिक्स की क्लास होगी। ठीक है, फिर फ्राइडे को हमने फ्री कर दिया, फ्री मतलब अपना पढ़ो। जो ऑफलाइन वाला बच्चा होगा वो ऑफकोर्स हमारे सेंटर पे आके जो हमारी कंप्यूटर लैब है वहाँ पे बैठ के पढ़ेगा आराम से पूरा। मतलब बच्चे ऐसे तो सुबह आ जाते हैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करके, रात को जाते हैं वो 8 बजे। तो ये जो 12 घंटे में 1-2 घंटे बीच में लंच का जाता है, ये जो 10-11 घंटे की जो जिसे उन्हें अनस्टॉपेबल पढ़ाई होती है, उससे मज़ा ही आ जाता है। जो बच्चा उसमें ट्यून हो गया उसका तो फिर रैंक ज़बरदस्त जंप मार देता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम सैटरडे को क्या करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। मतलब ये एक चैप्टर की कहानी चल रही है, फिजिक्स में एक चैप्टर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर, जैसे मैंने यूनिट एक्स बोला है, तो इसमें 3 चैप्टर होंगे, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक मैथ का होगा। ठीक है, तो उसी का चैप्टर टेस्ट होगा मेंस का, चैप्टर टेस्ट मेंस। ठीक है, 9 बजे से 12 बजे तक। तो यहाँ फ्री देने का एक रीज़न ये भी है कि बच्चे इस टेस्ट की तैयारी कर लें। ठीक है, फिर उसी दिन फिर चैप्टर टेस्ट हम एडवांस कर लेंगे। तो यहाँ तो मेंस के क्वेश्चंस हो गए, जो भी 25-30 क्वेश्चन हो गए, जैसे 3 घंटे का पेपर है 9 से 12, बस एक चैप्टर ही आएगा जो ये इसके अंदर कवर हो गए। फिर उसी का एडवांस का टेस्ट हो जाएगा 2 से 5 बजे तक, मतलब ये 6 घंटे का टेस्ट ही हो गया, एक मेंस पैटर्न पे, एक एडवांस पैटर्न पे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद संडे फिर वापस फ्री हो जाएगा, संडे फ्री हो गया। और इसमें तो क्या है कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं, ये तो वीक के अंदर की बात होगी। अब जो हमारे नॉर्मल बैच चल रहा है प्रवीण, उसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं कि जैसे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो जो टेस्ट आएगा उसमें वो 4 चैप्टर आएंगे, फिर 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो वो 6 चैप्टर आएंगे। वो वाले टेस्ट भी हम इन बच्चों को कराएंगे संडे को। तो ये हर 15 दिन पे या 21 दिन पे जो टेस्ट आता है, जो बाकी बैच में चल रहा है क्यूमुलेटिव, क्योंकि यहाँ क्यूमुलेटिव नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो चैप्टर वाइज हो रहा है, तो वो हम संडे को कराएंगे। तो कुछ संडे फ्री होंगे, जैसे 2 संडे फ्री हो गए, तीसरी बार ये वाला टेस्ट होगा। ठीक है, ताकि हमें वो क्यूमुलेटिव का भी आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो अब बच्चा बेसिकली करेगा क्या, देखो संडे के जिस दिन उसका फ्री हुआ और ये मंडे को वो यूज़ करेगा ये जो चैप्टर यहाँ पे कवर हो रहे हैं ये। ठीक है, अगर मान लिया उसका ऐसा पता लगा कि उसका फिजिक्स का चैप्टर वीक है और ये दोनों ठीक है, यदि किसी वीक ऐसा होगा कि फिजिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो हम उसको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करेंगे फास्ट लेन के, नॉर्मल लेन के, तो वो उनसे वो चैप्टर पढ़ेगा पहले, ये ठीक है, इन 2 दिन चैप्टर फिनिश, ये ठीक है, फिर उसकी एक्सरसाइज लगाएगा और इसके लिए रेडी हो गए जो भी यहाँ पे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर हमारे तीनों ही चैप्टर अच्छे हैं, मतलब हर किसी वीक में ऐसा होगा तीनों ही चैप्टर हमारे अच्छे हैं, तो फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, बस हल्का फुल्का ब्रशअप कर लिया, अपने नोट्स वोट्स रिवाइज कर लिए, और जो हमने मटेरियल दिया है, मतलब ये फ्री का मतलब ये फ्री नहीं है, यहाँ पे भी आपको 13 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस कब करोगे,
तो जो हम मटेरियल देंगे आपको सॉल्व करने के लिए उस चैप्टर का, तो वो सॉल्व करोगे। तो ये 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव आ जाएगा अगर इस दिन टेस्ट नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव आने से 2 दिन का वो जो ब्लॉक है उसमें वो इनमें से जो भी वीक चैप्टर है उसके वीडियोस देख लेगा, और अगर वीक नहीं है तो अपना भाई सीधा सीधा प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। तो इसलिए जो डिफरेंट बच्चे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है कि एक चैप्टर वीक हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन 3 में से उसके 2 चैप्टर वीक हैं। तो देखो ये जो 2 दिन का टाइम है ये सफिशिएंट नहीं होगा, तो उसकी हमें प्लानिंग पहले से करनी होगी, क्योंकि इस पूरे का जो शेड्यूल है वीक वाइज के वीक 1 में कौन सा चैप्टर है, वीक 2 में कौन कौन से चैप्टर, हम पहले ही दिन प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको ये प्लानिंग करनी होगी। आपको लगा कि मान लिया 7वें वीक के जो फिजिक्स का चैप्टर है और मैथ का चैप्टर है दोनों ही मेरा वीक है, तो 7वें वीक में जाके नहीं देखेंगे, उससे पहले ही हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि धीरे धीरे वीडियो देख के 7वें वीक आने तक मैं फिनिश कर लूँ। कम से कम मैथ का देख लिया, और जो 7वें वीक में जो ये वाला टाइम मिलेगा वहाँ फिजिक्स का देख लिया। फिजिक्स का मतलब देख लिया का मतलब ये है कि जो चैप्टर मेरा वीक है उसके मैं वीडियो देखूंगा ना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होगा। और जो मेरा वीक नहीं है, मॉडरेट है या अच्छा है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है मैंने वो बता दिया, ये कैसे रन होगा। अब ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट मतलब 1 वीक 1 चैप्टर गया, दूसरा वीक दूसरा चैप्टर गया, दूसरा चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट में। ऐसे करके ये 25 वीक में पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा सॉलिड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। फ्री होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर घूम रहे हो सड़क पे, नहीं, उस दिन भी तुम्हें बहुत काम होगा। फ्री मतलब हमारी तरफ से वैसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्लास में आके बैठना है। तो रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स मतलब खुद रिवाइज करोगे, या फिर जो मटेरियल प्रैक्टिस दिया है, प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल दिया है वो करोगे, और या फिर अगर कोई चैप्टर वीक है इफ़ रिक्वायर्ड तो उसके लेक्चर देखोगे। लेक्चर कहाँ से देखेंगे, वो ऑनलाइन के जो हमारे प्रवीण के लेक्चर हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, फास्ट लेन वाले भी एंड नॉर्मल लेन वाले भी, तो उनको देखोगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू रन। अब मटेरियल क्या होगा, देखो मटेरियल में हम क्या देंगे, एक बुकलेट 3 स्टेजेस की, बुकलेट 1, बुकलेट 2, बुकलेट 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब स्टेज 1 का मतलब क्या है कि 24 से मेंस 1 के बीच में जो है इसको हमने स्टेज 1 दिया है। फिर मेंस 1 से मेंस 2 के बीच में स्टेज 2 हो गया, मतलब ये हो गया हमारा स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2, और ये हो गया हमारा स्टेज 3। मतलब हमने सारा कुछ प्लान कर रखा है, ऐसा नहीं कि तुम्हें मटेरियल हंटिंग करनी पड़ी, कुछ नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो स्टेज 1 में जो आपको बुकलेट 1 मिलेगी उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मतलब हर चैप्टर वाइज जो होगी, प्लस जितना भी टाइम अवेलेबल है, क्योंकि हर बच्चे के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम विल बी अवेलेबल। तो वो PYQ मेंस की जो हम देंगे, मतलब 3 बुकलेट ये होगी, एक PYQ मेंस की भी बुकलेट मिलेगी तुम्हें और एक एडवांस की मिलेगी, ये सारा शुरू में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेज 1 वाली बुकलेट प्लस इसमें से जितना हम मैनेज कर पाएँ वो। फिर जब मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में आएगा तो बुकलेट नंबर 2 जो आपको दिया जाएगा, इसमें भी सारे चैप्टर्स हैं, 25 चैप्टर, इसमें भी 25 चैप्टर हैं, ये ठीक है। प्लस जो लेफ्ट ओवर होगा, अगर यहाँ से कुछ छूट गया है हमारा तो वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने पूरा यहाँ पे फिनिश कर दिया तो वो ये करेगा, प्लस यहाँ भी वो अगर टाइम बचता है तो वो ये बुकलेट 3 भी यहीं खींच लेगा, उसको भी करना चालू कर देगा। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि उससे केवल ये बुकलेट 1 तो करना ही पड़ेगा, देखो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो करना ही पड़ेगा, और ये वो नहीं कर पाया तो हो सकता है उसका मेंस वाला पार्ट वो यहाँ पे करे, एडवांस वाला पार्ट वो यहाँ पे करे, ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ बिट डायनामिक और पर्सनलाइज, कि बच्चा अपनी एक्सपोजर के हिसाब से या टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। ये बुकलेट 2 करेगा और इसका लेफ्ट ओवर करेगा, यहाँ बुकलेट 3 करेगा और लेफ्ट ओवर करेगा। अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसने पहले से सारा कुछ कर रखा है, वो यहाँ पे बुकलेट 1 और ये फिनिश कर दे, यहाँ बुकलेट 2 और 3 खत्म कर दें, मान लिया, तो यहाँ पे वो खाली हो गया, तो वो हम मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। मतलब आपका टाइम नहीं जाएगा कि हम रिसोर्स हंटिंग में या फिर बुक ढूंढ रहे हैं, उसमें टाइम नहीं जाएगा। वी विल बी प्रोवाइडिंग, हमारे पास तो अथाह मटेरियल है। तो इफ़ रिक्वायर्ड, हाईली अनलाइकली, ये ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टिव है, मतलब इसका 80% ही कर पाए हम, वही बहुत बड़ी बात है। तो एक्स्ट्रा मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आपने एडमिशन लिया तो ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर। ओके, अब पॉइंट्स टू पांडा कि कुछ पॉइंट। बैच इज डिज़ाइन टू कट अनप्रोडक्टिव टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी जो तैयारी कर रहा है उसमें जो अनप्रोडक्टिव टाइम इन्वेस्टमेंट है वो कट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। बैच रिक्वायर्स रिगरस स्टडी ऑफ कोर्स, कि आपको पढ़ना पड़ेगा, खूब प्रेशर आएगा इसमें, एंड स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। देखो अब ये है कि ये एक प्रोसेस है, ये ठीक है। जो बच्चा इस प्रोसेस से सक्सेसफुली निकल गया, आई एम श्योर कि IIT में तो चलो ठीक है अच्छी रैंक आएगी, उसके बाद भी लाइफ में ही विल बी वेरी सक्सेसफुल,
क्योंकि ये जो ग्राइंडिंग है अगर एक बार उसके थ्रू निकल गया तो उसको छोटे मोटे प्रेशर तो वैसे ही झेल लेगा कि अच्छा 10 घंटे काम करना है, कर लेंगे आराम से, ऐसी चीज़ हो जाएगी। 10 घंटे एक डेस्क पे बैठ के आराम से काम कर लेगा, इस तरह की चीज़ होगी। कोहोर्ट लर्निंग का मतलब ये है कि ग्रुप को एक छोटा रखने का पर्पज़ ये है, क्योंकि हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे हैं जो 50,000 80,000 रैंक पे हैं जो इसमें आना चाहेंगे, ये लास्ट ईयर हुआ था हमारे साथ। तो कोहोर्ट लर्निंग का मतलब है कि एक जैसा सिमिलर ग्रुप है, बच्चे एक दूसरे से भी सीखें, एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, करेंगे मतलब ऑफ कोर्स, तो उससे भी एक लर्निंग होती है कि अच्छा तू ये कर रहा है, फिर हमें लगता है कि यार ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मैं भी 1 घंटा और बढ़ा देता हूँ। तो ये वाली जो चीज़ होती है इससे भी बच्चों को फ़ायदा होता है। ठीक है, टाइम इन्वेस्टमेंट इन प्लानिंग, रिसोर्स हंटिंग एंड स्टिकिंग टू शेड्यूल। इसमें ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि पहले मटेरियल ढूंढ के लाएंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, फिर उन्हें पता लगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, तो बहुत टफ है, फिर दूसरा मटेरियल ढूंढेंगे। तो पोटेंशियल होते हुए भी बिकॉज उनका टाइम उल्टी सीधी चीज़ों में ज़्यादा लग रहा है, वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ रैंक। तो ये वाला जो बैच है वो तुम्हें एक एक चीज़ कस्टमाइज़ करके, मतलब जिसे मतलब प्लेट पे रख के दे रहा है, बस आपको खाना है ये। ठीक है, आपको खुद बनाने में और ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो प्लानिंग मतलब हमें सोचने लगता है यार हम एक दिन में बैठ के प्लानिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम जाता है। मतलब प्लानिंग फिर बार बार चेंज करते हैं, हमें पता लगता है ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये ठीक है, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। रिसोर्स हंटिंग मतलब कौन सी बुक करें, कितने क्वेश्चन करें, कहाँ से टेस्ट सीरीज लें, ये बहुत सारी चीज़ों को। स्टिकिंग टू शेड्यूल का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे जो अपने आप तैयारी कर रहे होते हैं वो एक शेड्यूल बनाएंगे, 4-6 वीक उन्होंने फॉलो किया, फिर उन्होंने गड़बड़, दोबारा फिर शेड्यूल बनाओ। ऐसे करते ही इनएफिशिएंसी क्रीप इन हो गई और उसकी रैंक नीचे आना चालू हो गई, जो भी उसकी पोटेंशियल जहाँ तक भी वो अचीव कर सकता था। अच्छा, इसमें जो मैंने बोला कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि पढ़ तो मैंने सब लिया, इस बार सेल्फ प्रिपरेशन करता हूँ, मतलब 11वीं 12वीं में बोले कि मैंने तो सब पढ़ लिया, सेल्फ प्रिपरेशन करता हूँ। तो देखो ये ठीक है, मेरे हिसाब से सेल्फ प्रिपरेशन करने यही सब दिक्कत आएंगी। ये ठीक है, अभी तो बच्चे पंप अप होते हैं कि मैं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, बट देखो कंपटीशन ऑफ कोर्स इंटेंस है। कंपटीशन इंटेंस होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पूरा दिन अवेलेबल है उसका एक एक जो स्लॉट है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है वर्सेस जो आरबीसी कर रहा है, ये ठीक है, इस बच्चे को एक गाइडेंस का प्लस पॉइंट है। मैं जो गाइडेंस मिल रहा है उससे उसका टाइम वेस्ट होना होगा, उसको तो एफिशिएंट ही बनाया जा रहा है। तो सेम पोटेंशियल के बंदे ये करेंगे तो आई वुड से कि इसके पास एडवांटेज रहेगा डेफिनेटली और बेटर रैंक लाने का, क्योंकि इसको यहाँ तो ये खुद बंदा सोचेगा। अब सोचने में जो परसेप्शन हो सकता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कई बार गलत भी होगा। इसको छनी छनाई चीज़ें मिलेंगी कि जिसको वो बस फॉलो करे तो सीधा पहुँच जाएगा। तो आई वुड से कि क्योंकि फ़ीस तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर ये वाली चीज़ है आई विल प्रेफर दिस। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले हर साल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बच्चे आते हैं कि हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं हो रहा, अब आ जाओ। बट जो आपने 2 महीने या 1 महीने का टाइम वेस्ट कर दिया उससे आपकी रैंक बहुत नीचे आ गई, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, मिसफिट मस्ट चेंज द कोर्स इमीडिएटली, नो शर्म। मतलब इसका ये मतलब है कि बाई चांस किसी बच्चे ने स्टार्ट किया, उसकी 18,000 रैंक आई, उसने इस बैच में स्टार्ट किया, अब उसे लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत हैवी है, मेरे को तो आराम से पढ़ना है, पूरा ही सिलेबस पढ़ना है, तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, तुरंत जाओ चेंज कर लो, नॉर्मल बैच में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, नॉर्मल बैच में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जो इसमें स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है नॉर्मल बैच के लिए उतनी ही फीस है, तो ऐसा नहीं कि हमें फ़ीस कुछ देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, आप तो शिफ्ट हो सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे कहावत है ना कि ठंड और शर्म जितनी फील करो उतनी ज़्यादा लगती है। तो अगर तुम शर्म फील करोगे कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, डर के भागे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा तो फोकस केवल अपने कैरियर पे होना चाहिए। जब लास्ट में रैंक आएगा एवरीबडी विल से ब्रावो। तो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द थिंग। तो ऑल द वेरी बेस्ट इफ़ यू आर स्टार्टिंग। अगर कोई भी क्वेरी है, ये ठीक है, कोई भी डाउट है, तो आप एक तो सपोर्ट नंबर पर बात कर सकते हो, दूसरा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। ऑल द वेरी बेस्ट।